लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 1 सितंबर को संसदीय ज्ञानपीठ के जीएमसी बालयोगी सभागार में हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। लोकसभा सचिवालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस पखवाड़े का उद्घाटन किया लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी भारतीय जनमानस की बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह सामान्य जन की भाषा है। हमें हिंदी भाषा का अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। हिंदी भाषा को अधिक व्यापक बनाने के लिए हमें अपने व्यवहार तथा कार्यों में हिंदी के सरल एवं सुगम शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आज ये हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ के अवसर पर आपने मुझे हमें बुलाया है, बहुत अच्छा लगा। एक कभी कभी मन में ये भी विचार आता है कि हिंदुस्तान में और हिंदी पखवाड़ा मना रहे, ये अपने आप में थोड़ा विरोधाभास भी लगता है कि हमें हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़ रहा है। यानी अभी भी लगता है हम पूरी तरीके से आज़ाद हुए कि नहीं हुए, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आता है मन में। कभी ना कभी मिटेगा, हम इसमें आशा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं ये कभी ना कभी होगा कि हम अंग्रेजी पखवाड़ा मनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये आपने जैसे जानकारी दी कि 1949 में 14 सितंबर को ये संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी राजभाषा होगी, और इसमें यह था कि ये निर्णय लेने वाले कोई सभी हिंदी भाषिक नहीं थे, अहिंदी लोग भी इसमें थे। जो उस समिति में लोग थे वो अहिंदी भाषी भी थे। ये एक महत्वपूर्ण बात कि उन्हें लगा कि ये हिंदी जो है ये हिंदुस्तान की भाषा, ये लगा, ये हमने ये तथ्य हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कोई किसी हिंदी भाषिक ने लिया हुआ निर्णय नहीं ले, ये वहाँ बैठे हुए इस मातृभूमि पर, इस हिंदुस्तान पर प्रेम करने वाले ऐसे लोगों ने, ऐसे नेताओं ने लिया हुआ ये निर्णय है, चाहे उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी हो या नहीं हो, उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये एक विशेष बात है। और फिर एक ऐसा भी हुआ कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए, ये भी एक निर्णय हो गया। अगर देखा जाए तो बोलने वाले 75% तो भी अब लोग ऐसे हो गए जो अच्छा हिंदी बोल पाते हैं। और ये जो सब कुछ हुआ है इसमें कहीं ना कहीं आज का जो हिंदी सिनेमा है इसकी बड़ी भूमिका, साहित्य की भी अपनी एक भूमिका रहती है। और दूसरी बात यह है कि मैं कहूँगी अर्थार्जन भी एक भूमिका, क्योंकि हम दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में आता है नौकरी करने के लिए, या यहाँ का व्यक्ति दक्षिण में जाएगा। अब ये होने लगा, बड़े पैमाने पे होने लगा, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग जगह पे स्थापित होती है। तो अगर कर्नाटक में इन्फोसिस में काम करने के लिए यहाँ का व्यक्ति जाएगा, वो हिंदी में भी बोलेगा, थोड़ा कन्नड़ बोलने की भी प्रयास करेगा। या वहाँ से व्यक्ति यहाँ आता है कोई, या मुंबई में जाता है तो बम्बईया हिंदी क्यों न हो, या मराठी मिश्रित हिंदी बोलने का प्रयास होता है। ये कहीं ना कहीं हम अर्थार्जन के लिए जो अलग अलग दिशाओं में जाने लगे हैं, मुझे लगता है उसका भी एक ये कारण है कि हिंदी का प्रचार प्रसार, क्योंकि एक सामान्य भाषा हो गई जो सबके द्वारा समझने में, मराठी नहीं समझती महाराष्ट्र में जाने के बाद तो, मगर वहाँ हिंदी तो समझती है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये बोलते हैं ना, तो अपनी संस्कृति की खुशबू है उसमें, अपना सोच प्रकट होता है, हमारी परंपराएं प्रकट होती है, हम उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं, और एक अपनापन है। इसलिए इसको कहीं कायम रखना है, इसे मुझे कई बार लगता है इसमें। ये हमारी राजभाषा का जो महत्व है, ये भी कहा था कि
चाणक्य ने कहा था, ये और भी कई, राधा कृष्णन जी कुछ बात कहते थे इसके संदर्भ में, कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति का परिचायक बन जाता है, कहीं ना कहीं सोच का परिचायक बनता है कि कौन सी भाषा किस तरीके से बोली जाती है, उसमें मनुष्य का चरित्र प्रकट होता है। हम जैसे बोलते हैं ना, बोलने से ही, लहजे से हम बोलते हैं ये कहीं ना कहीं गांव का व्यक्ति है, या ये अभी इतना सुशिक्षित, अब शिक्षित बोलो या सुशिक्षित नहीं हुआ है, इसकी भाषा थोड़ी गड़बड़ है। ये अपने आप बोलने से, तो भाषा से, या बोलते समय वो कठोर बोल रहा है तो लगता है अरे कैसे बोल रहा है, थोड़ा हो सकता है नरमाई से बोल सकता है, इसका स्वभाव बहुत कठोर है, वो बोलता ही ऐसा, फिर वो भी बोलता है अरे मेरा तो ये अपना स्वभाव है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो उससे तुम्हारा स्वभाव भी कहीं ना कहीं प्रकट होता है, आपकी बोली भाषा से, आपकी भाषा से, आपके शब्दों के चयन से स्वभाव भी, आपका चरित्र प्रकट होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हम जब शब्द प्रयोग करते हैं तो उसमें ध्यान में रखना चाहिए। वो दिन मैं सबसे बड़े सौभाग्य का मानूंगी। कोई भी आप जो बात लिखोगे वो मूल रूप से हिंदी में जब लिखी जाएगी। अभी होता है कि हम लिखते हिंदी अंग्रेजी में हैं और फिर हम उसको हिंदी में करने की कोशिश हमारी होती है, इसलिए गड़बड़ भी होती है। जो आप करते हो ना, हिंदी में करते हो, तो फिर अभी जैसे मैं बैठे बैठे आपको बोल रही थी कि आपने स्पर्धा रखी है, मैं बोलती हूँ एक और मेरा अपना मानना है, समझने वाली भाषा उपयोग में लाओ। एक हाथ कोई अंग्रेजी शब्द भी आया तो चलेगा, हमें तो समझाना है, हमें कोई ऐसा आग्रहपूर्वक भाषा को कठिन नहीं बनाना है। तो अभी आपने लिखा था स्पर्धा, टंक लेखन स्पर्धा। मैंने कहा समझ में तो आ रहा है कि टंक लेखन यानी टाइपिंग, तो ब्रैकेट में लिखो टाइपिंग, क्या फर्क पड़ेगा, हिंदी में लिखो टाइपिंग शब्द होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा आग्रह, जिसको दुराग्रह बोलते हैं ना, वो करते हैं तो वो भाषा फिर हमें बोझड़ होने लगती है, अवजड़ होने लगती है, तो हम छोड़ देते हैं फिर। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि रेलवे के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए थे स्वातंत्र्य वीर के सावरकर जी ने, इतना लंबा चौड़ा वो तो ये था अग्नि रथ पथ वगैरह वगैरह, वो बोलना अगर मैं शुरू करूँ तो आप बोलोगे हाँ समझ गए हम रेलवे के बारे में बोल रहे। तो वो अपना, जैसे आजकल मैंने सुना है अमेरिका में पापड़ शब्द उनका अपना हो गया है, क्योंकि वहाँ पापड़ ही नहीं है। तो वो हमारा हिंदी पापड़ शब्द उन्होंने ऐसा का ऐसा ही स्वीकृत कर लिया अंग्रेजी भाषा में। तो बात वो नहीं है, बात सोचने की है, सोच की है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हम देखो, आप सच सच बताओ अपने मन में, अगर हम मलयाली बोलने वाले हैं और मैंने अगर आपको कहा कि इस पर एक पैराग्राफ लिखो इस विषय पर, तो जो मलयाली जिसकी मातृभाषा है पहले वो सोचेगा जब अंदर से, तो मलयाली में ही सोचेगा। मगर मेरा यही कहना है कि अंग्रेजी लिखा हुआ हम ऐसा क्या ऐसा उसका भाषांतर करने जाते हैं हिंदी में, और फिर हम शब्दों की बहुत गड़बड़ करते हैं और यूं ही हम उसको एक कठिन करते जाते हैं। हम जितना सरलता से सरल कर सकते हैं, करना क्या है, पहले ये सोचो कि मेरा भाव सामने वाले तक पहुंचाना है। भाषा किस लिए है कि अपना मन का भाव सामने वाले तक पहुंचाना, अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाना, ये इसके लिए भाषा है। नहीं तो पहले कहाँ भाषा थी, जब हम गुफा में रहते थे तब भाषा तो नहीं थी, धीरे धीरे भाषा हो गई ना। कई अब बोलो तो लंबी बात है। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो हम सामाजिकता जिससे बढ़ रही है, जिसको तुम सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम जिसको हम कहते हैं, तो इस पर भी अब हिंदी बहुत अच्छी आने लगी है। तो ये जो तकनीकी ज्ञान है, ये तकनीकी ज्ञान को भी हमने अपनी भाषा में परिवर्तित करना समझ लिया है, जान लिया है। कई बार मुझे एक बात और लगती है कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है, अभी अभी हुआ था, आए थे कहाँ से, इंडोनेशिया से, तो वो तो अपनी भाषा में बोल रहे थे और वो दुभाषा जो साथ में था वो अंग्रेजी करके मुझे बता रहा था, और हमारे लोगों का आग्रह था मैं अंग्रेजी में जवाब दूँ। तो क्यों, मैं हिंदी में बोलूँगी, मेरा भी कोई दुभाषा बैठे वो उनकी भाषा में बोले। आग्रह पकड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ वो दुभाषे हैं, हर भाषा के हो सकते हैं, या हम ले ऐसा कोई अपने आप, हमारे यहाँ के युवा वर्ग को काम भी मिलेगा।
क्योंकि आजकल साइंस साइड में बच्चे ज़्यादा जाते हैं, इस बहाने आर्ट साइड में जाएंगे कि बहुत सारी भाषा सीखो, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। ये हो सकता है, मगर इसको करना पड़ेगा। और मैं इसलिए आपके सामने बोल रही, ये हमारी लोकसभा, ये जो संस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारा सचिवालय, हमारा मंत्रालय, ये जब ये सब शुरू करेगा, हमारा विदेश मंत्रालय अगर जागरूक हो जाएगा कि हाँ हर भाषा का वो दुभाषा हमारे यहाँ मिलेगा, तो आप भी अगर जाओ किसी भी यहाँ जाना हो तो आप भी हिंदी में बोलो, साथ में अपना वो दुभाषा ले जाओ वो उस भाषा में, क्योंकि सामने वाला अगर जर्मन में बोलता है और उनके साथ आया हुआ व्यक्ति मुझे अंग्रेजी में करके बता रहा है, तो क्यों नहीं ऐसे होना, ठीक है अंग्रेजी में करके बताएगा, क्योंकि हिंदी में मेरे मन का भाव आएगा, मैं मेरे देश के लिए क्या बोलना चाहती हूँ, मैं मेरे अपने संस्कृति के लिए क्या बोलना चाहती हूँ, वो मेरे मन का भाव आएगा। ये संसदीय मंजूषा आपकी बहुत अच्छी है, मैं देखती हूँ जब कभी आती है। एक बात उसमें होती है, क्योंकि ये भी मुझे इसलिए लगा, मेरी एक जो मेरे साथ पहले काम करती थी पीए का, मेरे वो 89-90 में करती थी, लेकिन आज भी मेरा उससे संपर्क है। लड़की बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छी थी, व्यवहार कुशल थी। अब वो विवाह होकर के पुणे चली गई है। अभी अभी कुछ महीने पहले उससे बात हो रही थी कि क्या कर रही हो, अब तो बच्चे बड़े हो गए। एक मेरा प्रश्न हमेशा महिलाओं को रहता है कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब क्या सोच रही हो, अब कुछ अपनी मन की बात सोच रही हो कि नहीं सोच रही हो। माँ तो हो, वो भी कर्तव्य करो, लेकिन कुछ तुम्हारी अपनी रुचि की बात होती है, वो तो सोचो आफ्टर 35 कहो या जैसे। तो मैं उसको वही बात कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि ताई मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा पीएचडी, सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट मुझे विषय इतना मज़ेदार लगा। उसने कहा 10 साल का एक समय लिया है मैंने, और 10 साल में लोकसभा में, चलती लोकसभा में जो नर्म विनोद होता है वो उस एक 10 साल में क्या क्या कैसे हुआ, उस पर पीएचडी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अब सब पीएचडी में क्या सब विस्तृत आता है वो आएगा। मगर क्योंकि उसने मेरे साथ काम किया तो उसकी रुचि लोकसभा और ये सब में ज़्यादा थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसने जो समय लिया, बोलना नहीं चाहिए, वो समय लिया, शायद उसमें सोमनाथ जी का, मैंने कहा उसमें तो दादा का गुस्सा ज़्यादा आएगा, विनोद आएगा कि नहीं, लेकिन एक विषय तो अभी मुझे बैठे बैठे आया कि आप भी अपनी इस संसदीय मंजूषा में ऐसा कोई विनोद होता है, कभी कभी होता है बोलने, और होना चाहिए। आजकल हम गुस्सा ही ज़्यादा करते हैं या चिल्लाते ही ज़्यादा है, तो लोकसभा वालों को भी लगेगा, संसद सदस्यों को भी लगेगा कि नर्म विनोद नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ये भी होना चाहिए। मगर ये अगर छपने लगेगा तो कहीं ना कहीं लोग सोचना भी शुरू। मुझे कोई अगर पूछे आपके लोकसभा के 25 साल के जीवन में क्या ध्यान रखा, मैं आज भी बोलती हूँ, मुझे आज भी वो उनका भाव और जिस तरीके से वो बोले, मैं जा रहा हूँ वापस आने के लिए, ये किसी को सूझना ऐसे, क्योंकि एक ये नहीं मिल रहा है, बाकी तो भाषण उनका था हम खरीदेंगे नहीं वगैरह वगैरह जो बोले, और बोले मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास वापस आने के लिए, ये आत्मविश्वास। तो मैं बोलती हूँ आज भी मैं उस बात को याद करूँ तो मुझे हैरान भी होती है और लगता है ये यादगार चीज़ मेरे जीवन की। आपको भी लगता होगा कहीं ऐसा? तो ऐसे कोई प्रसंग हो सकते हैं, वो अगर हमारे संसदीय मंजूषा में आएंगे। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, आने वाली पीढ़ी को कभी वो एक रिकॉर्ड के रूप में, आज हम राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं, और लोहिया जी ने उस समय पंडित नेहरू को जवाब कैसे दिया, करते हैं कि नहीं? कई बार होता है, हम लाइब्रेरी में ढूंढने जाते हैं कि क्या बोले होंगे। आजकल के हमारे भाषण न जाने लोग ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हम इतना इसका बोलते ही नहीं है। वो भी एक स्तर का भाषण या स्तर का जवाब, फिर वो कई बार होता है कटु सत्य भी उजागर करता हूँ। तो ये संसदीय मंजूषा में भी हो सकता है, हमारे अपने रिकॉर्ड में भी हो सकता है। आप लोग जो कम से कम वो लोकसभा में सामने बैठते हैं, मैं तो कहती हूँ उनके तो मन में इतनी बातें भरी पड़ी होगी, क्योंकि वो तो रोज के वहाँ के साक्षी है, नोट डाउन भी करते रहते हैं, सब कुछ है।
कहीं ना कहीं इसको लिखने का आप सबको बोल रही हूँ, प्रयास करो। आप ऐसे संस्था में काम कर रहे हो जहाँ बड़े बड़े लोगों से आपका ऐसा रोज सामना हो रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के होंगे, बहुत छोटे भी जो आपको बहुत बड़े लगते हैं, वो कई बार आपको लगता है अरे बाप रे इतना छोटे दिमाग का व्यक्ति, ये भी हो सकता है, सभी प्रकार के नेता हैं। मगर मैं आपको आज उपदेश नहीं दे रही हूँ, आपको एक ऐसी संस्था में काम करने मिला है, ये कभी कोशिश करो, इसको अपने अपने घर में अपने अपने डायरी में नोट करते जाना, लिखते जाना, तो देखो कहीं आपकी भी एक किताब प्रसिद्ध कल हो सकती है। लोग जो रुचि से पढ़ेंगे आपके जीवन के अनुभव, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके लोकसभा के अनुभव ये एक पूंजी किसी के लिए बन सकती है जीवन में। जो साहित्यिक प्रगति, विचारों की प्रगति, हमारे चरित्र की प्रगति, ये जीवन में उम्र के साथ भी रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है। और इसके कारण कहीं ना कहीं हमारी उम्र ठहर जाती है इसलिए कि अभी तो मुझे बहुत पढ़ना रह गया, बुढ़ा नहीं होना, मुझे बहुत किताबें पढ़ना है, अरे अभी तो बहुत कुछ करना है। ये भाव जब तक बना रहेगा तब तक वृद्धत्व हमें छूता नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।